सभी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम जो करेंगे वो है 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन पेपर दिसंबर में। तो इसके अंदर 75 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसके अंदर दोस्तों डिटेल भी होगी, साथ में जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको करवाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो खुद आप पॉज करके भी डिटेल पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं डिटेल सारी पढ़ने लगूँगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ के अंदर क्या सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण हैं वो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। और मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा का एक लंबा इससे सांस्कृतिक इतिहास रहा है। यानी कि यहाँ से गेहूँ की 3, जौ की 2 किस्मों के पाए जाने का संकेत मिलता है। और ये इसे क्या है, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और यहाँ से कपास के प्रमाण भी मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको मैं इस मैटर के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो राज्य और उसके नरेश थे, इनको आपस में मैच करना था। और कुरु का हम जानते हैं कि कुरु के राजा परीक्षित थे, के अशोकपति राजा थे, और काशी के अजातशत्रु थे, वत्सभूमि के निचक्षु तो ये राजा थे। तो आप इसके हिसाब से इसका आंसर मैच कर सकते हो। हस्तिनापुर में बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो इन्होंने कहाँ की थी ये राजधानी बनाई? इन्होंने कौशाम्बी के अंदर। और वायु पुराण के अनुसार ये बात हमें पता चलती है कि वायु पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने उनका क्षेत्र बाढ़ में डूब गया और उन्होंने कौशाम्बी परिवर्तित कर ली अपनी राजधानी। तो ये वायु पुराण से हमें जानकारी मिलती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए एक क्वेश्चन था। पाटलिपुत्र ग्राम जो प्रवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में जो दुर्गीकरण करवाया था वो किसने कराया था? दोस्तों ये अजातशत्रु ने सबसे पहले वहाँ पर दुर्ग की स्थापना की थी। और इसका टाइम पीरियड आप पढ़ सकते हो कि जो अजातशत्रु था वो 452 BC से लेकर 460 BC तक का राजा था, और उसने ही दुर्गीकरण करवाया था। धर्मराज भी एक उपाधि थी दोस्तों, ये थी अशोक की उपाधि। इसके बारे में हम जानते हैं। ये 304 यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है 304 से 232 BC तक का है। और एक विशाल साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। और धर्मराज की इनकी उपाधि थी। 6th क्वेश्चन देखिए। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजाओं शासन करते थे? तो ये था पत्तल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये अभी तक नेट में आ चुका है क्वेश्चन। मैं आपको साथ के साथ बता भी देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन नेट में आया है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ डिटेल में दिया गया है कि यह सिकंदर की अंतिम विजय थी। तो सेम क्वेश्चन 2019 के अंदर आया था कि जो सिकंदर की अंतिम विजय कौन सी जगह पर थी? तो ये थी पत्तल नामक स्थान पे। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ थोड़ा पढ़ सकते हो। यहाँ पर 2 राजाओं का संचालन था। डियोडोरस इसके बारे में बताता है। और स्पार्टा के समान यह जिक्र करता है यहाँ। और कुल वृद्धों की एक सभा का संचालन होता था। और यहाँ नागरिकों ने नगर खाली कर दिया और पूर्ण अधिकार इस पर कर लिया था। यहाँ का क्षत्रप पिथौन को यहाँ का क्षत्रप नियुक्त कर दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। मौर्य जो शासन व्यवस्था है उसमें जो पोतवाध्यक्ष जो है वो किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है? दोस्तों वो होता है मापतोल को पोतवाध्यक्ष अधिकारी बोलते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पुष्कला जो मिलेगा ये मिलेगा चारसड्डा, यानी कि चारसड्डा जो है पेशावर का, इसका नाम पहले पुष्कलावती था, प्राचीन नाम। और कपीसा जो है, कपीसा बेग्राम के नाम से जाना जाता था। कपीसा बेग्राम ये अफ़गानिस्तान के अंदर था। और जो ये गंगवाड़ी या भंगवाड़ी है ये मैसूर के अंदर। और द्वार समुद्रगुप्त जो है ये हेलीब्रिड के नाम से जाना जाता था। उन तमिल काव्य संग्रहों की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो ये पद्यपत्तु है। और ये क्वेश्चन आया है दोस्तों नेट के अंदर 4th टाइम मैं इसको आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ। यानी कि 4 बार तो आ ही गया है ये अभी तक। और 108 राजाओं का इसमें प्रशंसा की गई है चेर शासकों की। गोमती पुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? तो यह मुद्रा भांड जो है नासिक के अंदर मिलता है। और
ये जोगथलम्बी भी उसको बोलते हैं, उस जगह को जोगथलम्बी के नाम से भी जाना जाता है। आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। और ये नासिक से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, नेपाल ने जो इसके साथ करनी जो थे, इन्होंने नेपाल को हरा करके उनके सिक्के जो थे सोने के, उनको दोबारा डलवाया था, यानी कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था उसको, रिकन्स्ट्रक्ट। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो इन जो शासक दिए गए हैं, इनमें प्रवरसेन जो था वाकाटक वंश का राजा था, और इन्होंने ही ऐसा किया था, और उन्होंने सबसे अधिक क्या है यज्ञों का संपादन किया है। उसने नाग शासकों के साथ भी युद्ध किए हैं। ये आगे एक गद्यांश आया है दोस्तों, और इसको आपको पॉज करके सारे को पढ़ना है। मैं पढ़ूँगा तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, तो आपको इसको पॉज करते हुए पढ़ना है सारी ही वीडियो को। इसके अंदर से यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ मैं इसके आंसर आपको डायरेक्ट कराऊँगा। कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके जो है सभी अभिलेखों में देवानम प्रिया और प्रियदसी के रूप में हुआ है। वे अपवाद कौन से हैं? तो अपवाद यानी कि, तो इसमें जो इसका राइट आंसर ये 4 के 4 रहेंगे। इनके अंदर क्या है, इसका नाम अशोका मिलता है, देवानाम पिया और प्रियदसी नहीं मिलता, जैसे कि हमें क्वेश्चन यहाँ बता रहा है। तो यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हो कि जो अशोक का जो बाबरू और विराट, यानी कि बाबरू विराट अभिलेख जिसको बोलते हैं अशोक का, तो उसके अंदर ही प्रियदर्शी मिलता है। और नेतूर और उदय गोलम में क्या है, प्रियदर्शी इसका नाम मिलता है। नेतूर और जो उदय गोलम जो है उसके अंदर इनका जो प्रियदर्शी इनका नाम मिलता है। वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भ्रातृ युद्ध की परंपरा का जुटलाता है? यानी कि जो भाइयों को इसने वध किया था, तो उसको कौन सा साक्ष्य जुटलाता है कि इसने अपने भाइयों को मार दिया था गद्दी पर बैठने के लिए? तो कौन सा साक्ष्य ऐसा है जो इसको जुटला देता है? तो वो अशोक का क्या है, चौथा शिलालेख है, 4th के अंदर इसने उल्लेख किया है अपने भाइयों का। और इसके अंदर जो है उसका धर्म घोष जो है, धर्म आचरण भेरी घोष से धर्म घोष में बदल गया, और जीवित प्राणियों के वध, हिंसा का त्याग और संबंधी और भ्रात प्रेरित परंपरा को जुटलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो तमिलकम प्रदेश ये नहीं था। यहाँ से तो इनके अभिलेख मिले हैं, सौराष्ट्र से मिले हैं, कश्मीर से ही मिले हैं। कश्मीर में तो जो है राजतरंगिणी के अंदर भी इनका उल्लेख है कि श्रीनगर को जो है अशोक ने, यानी कि अशोक ने बसाया था। तो ये यहाँ पे भी दी गई है डिटेल के अंदर भी, अशोक ने इनको। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपने किस अभिलेख में जो अशोक है कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? तो यह करता है 13वें शिलालेख के अंदर, पश्चाताप करता हुआ हमें दिखाई देता है। और यह अपने जो क्या है अभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करता है, और 1,50,000 इसमें विस्थापित हुए, और 1 लाख व्यक्ति इस युद्ध के अंदर मारे गए, और अपने राज्य की जंगली जातियों को भी संतुष्ट रखता है इस अभिलेख के अंदर वह, लेकिन उन्हें चेतावनी देता है कि पश्चाताप के बाद भी उसके अंदर शक्ति है। निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी लोग उसकी संतान हैं? तो ये किया उसने पहले लघु शिलालेख के अंदर। वो कहता है कि सभी जो है मेरी संतान हैं। कालिदास को कोंतलेश्वर जो दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है भारवी के द्वारा। भारवी ने इनको कुंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता माना है। इसमें दक्षिण के कर्नाटक राज्य कुंतल के राज्यों का जो वर्णन है भारवी ने किया है। दक्षिण के कर्नाटक राज्य कुंतल के राज्यों का वर्णन भारवी ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ कथन कान वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसको पहले इन दोनों क्वेश्चन को हमें हर बार क्या होता है कि इनको हमें पहले ये देखना होता है कि ये सही है या नहीं है, और फिर इनके अंदर दोनों के बीच में हम क्योंकि लगा के इसका कारण मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो क्योंकि लगा करके हमें पता चलता है कि ये सही कह रहा है दोनों बातें या गलत कह रहा है नीचे वाले। तो चीनी यात्री हिंसन के अनुसार हर्षवर्धन ने केवल बौद्ध धर्म हर्ष न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वरना ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। तो ये तो जो चीज़ है इसमें सही हो जाएगी।
चीनी यात्री हिनसेंग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरना ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसके अंदर जो दिया गया है कटु धर्म का विरोधी भी था, लेकिन इतना विरोधी भी नहीं था। लेकिन ये आंसर जो है सही दिया गया है यहाँ पे इसका। कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मान्वित आती हैं तो हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। तो कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मान्वित आती हैं और हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन में पूरा डाउट लग रहा है। आप खुद इसके आंसर एक बार आप बुक्स वगैरह के अंदर ढूंढना, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही यहाँ करवा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है इस चीज़ को। कहने का भाव ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को यानी कि मैं जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैंने डायरेक्ट ही स्टार्ट किए हैं। मैंने खुद पहले इसको नहीं रीड किया एक बार। अगर मैं रीड करता तो इसका आंसर ढूंढ लेता, लेकिन जो डिटेल है एक बार उसको पढ़ते हैं। अगर उससे कुछ कि इसका आंसर बी दिया गया है, इसने दोनों को सही बताया है। हिनसेंग जो हर्ष के समय में ईस्वा की 7वीं सदी में भारत आया था और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। हर्ष को उसने वैश्य जाति का बताया है। ये भी अपने फीशे बोलता है वैश्य जाति को, वो हर्ष यानी कि जो हिनसेंग था फीशे बोलता है। फीशे का मतलब वैश्य माना जाता है। उसके अनुसार हर्ष न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरना वह क्या है ब्राह्मण धर्म का भी कटु विरोधी था। हर्ष की मुद्राओं पर शिव से संबंधित लेख मिलते हैं। जो हर्ष की मुद्राएं हैं उसके ऊपर शिव से संबंधित लेख मिलते हैं और इस तरह वह शैव धर्म से भी प्रेरित था। दोस्तों मैंने थोड़ा आइडिया गलत लगा लिया था इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ हर्षवर्धन की बात नहीं हो रही, यहाँ चीनी यात्री की बात हो रही है। चीनी यात्री खुद बता रहा है ये तो कुछ भी बोल सकता था उसके बारे में अपने विवरणों के अंदर, क्योंकि ये खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये ब्राह्मण धर्म का विरोधी यानी कि विरोधी करेगा अपने उसके अंदर। तो ये बात यहाँ प्रूव हो जाती है डिटेल पढ़ने के बाद कि ये दोनों जो है सही दी गई है और जो ये आपस में मैच नहीं करती, यानी कि ये कारण इसका सही प्रूव नहीं होता। तो इसका जो आंसर सही दिया है इन्होंने 20 का आंसर दिया है। तो डिटेल के हिसाब से दोस्तों बिल्कुल हम इसको क्वेश्चन को समझ पाए हैं। दोनों जो प्राचीन नगर हैं यानी कि प्राचीन नगर और जो वर्तमान यानी कि स्थल हैं इनको मैच करना है। अनिलवाड़ा जो है ये पाटन वर्तमान स्थल है इसका। जो एहोल है ये बादामी के अंदर है और धान्यकटक अमरावती को पहले बोलते थे, दसपुर मंदसौर को बोलते थे। यानी कि ओल्ड यानी कि वर्तमान नाम और प्राचीन नगरों के नाम से ही इनको मैच करना था। राजेश्वर जो मंदिर है यह समर्पित है, यह है शिव को समर्पित दोस्तों। और ये किसने बनवाया था? ये राजराज ने बनवाया था। ये उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसने अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। तो ये थे सेन वंश के शासक, इन्होंने अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने बंगाल पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये जो की थी ये थी चामुंड राय ने, यानी कि क्षतिग्रस्त मस्जिद का उद्धार इन्होंने किया था। इनके बारे में आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो। इनका जो टाइम पीरियड है 995 से 1008 ईस्वी तक रहा है और ये चालुक्य के वंश के शासक थे और इन्होंने सहायता प्रदान की थी एक टूटी हुई मस्जिद के लिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है चालुक्य वंश को। और लास्ट जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर, और उसके बाद तो कोरोना के दौरान सभी पोस्टपोन ही हो गए हैं अभी एग्ज़ाम, तो उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों और चालुक्य इसका राइट आंसर है। अगर आप जो उपेंद्र सिंह की बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, अगर उसको आप पढ़ते हो उसके अंदर इसका जो आंसर दिया गया है वो चोल है, लेकिन सभी बुक्स के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो चालुक्य दिया गया है। तो आप जो आप उसको पढ़ रहे हो उसके अनुसार उसका आंसर गलत दिया गया है इस क्वेश्चन का। तो ये आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। नियमित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अनुसार जो सेकंड पे जो है वो आएगा फर्स्ट, यानी कि जो ये वाला फर्स्ट पे आएगा, राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका और विजय प्राप्त करना, ये पहले पर आएगा। कल्याणी के चालुक्य राज्य का पता नहीं, ये सेकंड पर आएगा। और जो थर्ड पे आएगा ये आएगा यादव राज्य देवगिरी का सल्तनत में विलय। तो मेनिसिन यात्री मोर बोलेगी दक्षिण भारत की यात्रा फोर्थ पर आएगा। इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो कि इनका जो टाइम पीरियड के हिसाब से इनको क्यों लगाया है और ऐसे लगाया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो ये मिलता है तारीख़ मुबारक शाही के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर नहरों का जो योजना है उसकी वो मिलती है सतलुज नदी पर दीपालपुर के पास, दूसरी यमुना से सिरभूर तक के पास की उसने नहरें जो है बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार थे उनके संबंधों में कथनों पर ध्यान देना है और सही उत्तर का जो है हमें चयन करना है। तो पहले देख रहे हैं ये कौन कौन से सही हैं। जागीर में दी गई समस्त राजस्व भूमि जो है राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, तो ये उसने कार्य किया था। सेकंड देखिए, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, ये भी उन्होंने किया था। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, ऐसा उसने कुछ नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, ये उसने ज़रूर किया था। ये आप याद रखिए, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। और यहाँ पे इसकी डिटेल जो दी गई हो वो आप पढ़ लेना, तो आप पोज करके। निम्नलिखित में से अलवर संत कौन थे? तो अलवर जो थे इसके अंदर से कुल शेखर हैं, ये दक्षिण भारत के 12वें अलवर संत थे और हिंदू मत के वैष्णव संप्रदाय से ये संबंध रखते थे। मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से जो वर्णन करती है वो किस चीज़ का करती है? तो ये करती है दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका टाइम पीरियड है ये 1293 के लगभग इसका टाइम पीरियड है, जो यहाँ कटिंग हो गई है इसके अंदर भी PDF में। तो उसके अनुसार इस राज्य में बढ़िया किस्म के मोती और जवाहरात मिलते हैं और यहाँ व्यापार वाणिज्य इत्यादि भी विकसित था। और ये कर रहा है दोस्तों यहाँ बात पांड्या राज्य की, शायद ये यहाँ बात हो रही है पांड्या की, ये बात करता है पांड्या राज्य की। तो नेक्स्ट देखिए, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो फर्स्ट देखिए, शासनारूढ़ होते समय गयासुद्दीन को एक मत से स्वीकृत किया गया था, तो ये उसके बारे में सही दिया गया है। फर्स्ट यहाँ सही रहेगा। गयासुद्दीन के पास जो है भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया, बिल्कुल सही दिया गया है। सल्तनत की स्थिति के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, सल्तनत की स्थिरता के लिए, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दिल्ली के लोगों ने बिल्कुल योगदान दिया और सल्तनत का खजाना उसे विरासत में मिला था बहुत सुदृढ़ था, ये गलत दिया गया है। इतना सुदृढ़ यानी कि खजाने इतना नहीं बचा था, वो कम हो गया था खजाने के अंदर खजाना। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो डिटेल। कथन कान से क्वेश्चन आया है, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, तो ये यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। कारण पढ़िए, राज्य का देश संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना न था। जो राज्य था यानी कि स्टेट था, उसका देश संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम यानी कि ये यहाँ दिया गया है कि परिवर्तित करना न था। तो अगर हम देखते हैं जितने भी सल्तनत काल के अंदर मुस्लिम राजा हुए हैं, तो उनका मेन मोटिव ये था कि भारत को दारुल हर्ब बनाया जाए, तो लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो दोनों यहाँ सही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ न दिया गया है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पूरे यानी कि हिंदुस्तान को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाए। तो यहाँ न दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा एक सही है और आर जो है गलत है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ सकते हो। शासकियों का व्यवहार कुरान शरीयत हदीस पर आधारित और राजा का ध्येय दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इनका मुख्य लक्ष्य था। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेहरी जो थे सूफ़ी सिलसिले से संबंध रखते थे, तो कौन से संबंध रखते थे? ये फिरदौसी सिलसिले से ये संबंध रखते थे और अपने पुत्रों के द्वारा उन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के कानून के निकट लाने की इन्होंने चेष्टा की थी। ये थे शेख याहिया। इन यात्रियों को इनके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले इनमें जो अब्दुल रज़ाक आए थे, तो फर्स्ट पे रहेंगे ये, सेकंड पे आए थे निकितिन और थर्ड पे आएंगे डोमिंगो पायस, ये जो राजा हुए हैं देवराय उनके टाइम में विजयनगर के, और सीजर फ्रेडरिक आए थे फोर्थ पे, ये लास्ट में आए थे बिल्कुल। तो इनका आप टाइम पीरियड आप चेक कर सकते हो।
निम्नलिखित में से जो बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बाबर ने क्या है, बाबर के जो संबंध है अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। इसमें वर्णित जो घटनाएं हैं काला अनुक्रम अनुसार नहीं दी गई हैं, तो ये गलत दिया गया है दोस्तों। उसने अपनी घटनाओं का वर्णन जो है काल के अनुसार यानी कालानुक्रम जैसे जो घटित हुई वैसे उसने लिखा है। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यंत निष्पक्षता से वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब्दुल रहीम ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है ये। चंगताई तुर्की में बाबर ने इनका यानी कि बाबर ने इसको लिखा था। जो मध्यकाल भारत यानी कि मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही हमें देखने या 4 दिए गए हैं। जो बांधवगढ़ पर क्या था, बघेलाओं का शासन था, तो ये उत्तर यहाँ यानी कि ये सही दिया गया है। और ये कटिंग में हो गया तो मैं इसको बताता हूँ आपको। तो इलाहाबाद सूबे में जो था ददेरा एक राजपूत रियासत था, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया। ददेरा यानी कि ददेरा इलाहाबाद के अंदर था, ये राजपूत सूबा था। और ओरछा जो है उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था, तो ये गलत दिया गया है। ओरछा इस मार्ग पर नहीं था, ओरछा बुंदेल राजपूतों के कब्जे में था, तो सी इसका आंसर है। आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। दाग और चेहरा जो था मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए, तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था इसको। और इसको जब इसने स्टार्ट किया तो ये किया था इसने यानी कि इसका टाइम पीरियड 63वें शासन वर्ष में शायद इसने ये किया था, या अभी मुझे भी इसकी जो प्रॉपर जो डेट दी गई है बुक के अंदर वो मुझे भी याद नहीं है। जैसे यहाँ ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मैंने, तो इसके हिसाब से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका, लेकिन आप खुद इसको चेक करना। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे राजा मान सिंह। मेवाड़ के महाराजा जब प्रताप को हरा देते हैं तो इसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और ये मान सिंह जो थे बुंदे यानी कि ये थे भारमल के पुत्र। और ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। हल्दी घाटी जो गुलकुंडा शहर के निकट है, तो वहाँ युद्ध हुआ और ये मेवाड़ के यानी कि यहाँ पे मान सिंह इसका आंसर दिया गया है। इनको संस्थापकों से इनको मैच करना है कि किसने क्या बनाया है। बीकानेर को बनाया था बीकानेर राव बीका ने। जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था कुंभा ने किया था। और अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। अल्प खां ये होशंगाबाद का संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें इन युग्मों का सही प्रकार से सुमेलित यानी कि जो कौन सा युग्म है जो सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, तो वो हमें देखना है। तो खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है ये पटना के अंदर है, ये सही दिया गया है। भंडारकर ओरिएंटल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये पुणे के अंदर है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। जो नेशनल लाइब्रेरी है ये यहाँ पे नई दिल्ली नहीं होगा, तो ये इसका गलत आंसर है। ये कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता में आप इसको याद रखिए, कलकत्ता के अंदर है ये। और सलारगंज म्यूज़ियम जो है हैदराबाद के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं हमें देखने हैं और सही भी हम देखते हैं। भारत के उत्तर मध्यकाल में फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बात बोल रहा है। यहाँ जो फारसी स्रोतों के अंदर जो ग्रामीण समाज का जीवन का विवरण बहुत ही सीमित है। यानी कि जो फारसी में जो भी बुक्स लिखी गई हैं मध्यकाल के दौरान, या अकबर के टाइम की हो या सल्तनत काल की बात कर लो, तो ग्रामीण जीवन का बहुत ही कम परिचय मिलता है। बाबर भी बहुत कम लिखता है इनके बारे में, ग्रामीण जीवन के ऊपर। तो अभिजात वर्ग का ही इतिहास मोस्टली उस टाइम पे लिखा जाता था। इस अवधि में क्या था, भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है। तो आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी सोचने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ कि ऐसा था या नहीं था, खुद भी कोशिश कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि मेडिवल टाइम के अंदर जितने भी यात्री आए हैं उन्होंने भी बहुत कम इस बारे में लिखा है। थोड़ा बहुत ही विवरण हमें ग्रामीण समाज का मिलता है। तो नेक्स्ट पढ़िए, क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सहायक होते हैं।
ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया दोस्तों। जो क्षेत्रीय साहित्य स्रोत हैं, यानी कि क्षेत्र के अंदर जो भी साहित्य स्रोत लिखे गए तो उन्होंने ही ग्रामीण समाज के बारे में लिखा है। ये बिल्कुल बात यहाँ पे बिल्कुल सही हो रही है। भू राजस्व से संबंधित जो राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारतीय ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है, ये बात यहाँ गलत कह रहा है दोस्तों। ये इसका आंसर डी रहेगा, क्योंकि जो राजस्व से संबंधित जो राजस्व अभिलेख की मात्रा जो होती है, यानी कि जितने भी अभिलेख मिले हैं राजस्व संबंधित, तो वो मध्यकालीन ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ नहीं दिया गया है। सहायक इसलिए होते हैं कि उनको हम पढ़ करके जो भी ज़मींदार होते थे जितना वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, यानी कि उससे हम उनके आर्थिक इतिहास का भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में उनके पास कितने पैसे थे, कितनी खेती होती थी और वो कितना कमा पाते थे। उसके हिसाब से हम बहुत सा चीज़ों का हम आइडिया लगा सकते हैं इतिहास के लिखते समय। तो ये यहाँ दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। तो आप भी आइडिया लगाया कीजिए क्वेश्चंस का। ये बात यहाँ सही बोली गई है कि प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, लेकिन जो है प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ये बात बिल्कुल यहाँ सही बोली है इसने। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी दी जाती थी, कुछ थी जागीरों द्वारा नहीं। तो जो ये भी बात बिल्कुल यहाँ सही बोली है। तो यही रीज़न है उस चीज़ का, जिसको ज़मीन मिलेगी तो वो प्राथमिक रूप से मनसबदार होगा, और जिसको यानी कि ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो जागीरदार, यानी कि उसको मनसबदार नहीं हम बोल पाएंगे। जागीरदार नहीं बोल पाएंगे कि प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, आप इसको अपने दिमाग में बस छाप लीजिए, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं आज जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर मनसबदारी से क्वेश्चन हमेशा आता है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, जो हमें पजल कर देते हैं कि सोचने के लिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। और मैं दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ करवाता हूँ पूरे दिल से करवाता हूँ, जैसा जितना मुझे इसकी नॉलेज है मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। अब आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, बताएंगे मुझे। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो इसकी डिटेल जो दी गई है। अगर मैं डिटेल पढ़ूँगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ईवान क्या था? मुग़ल वास्तुकला जो है शब्दावली में इसका अर्थ क्या था? तो ये एक प्रकार की क्या थी? योजना थी, जो स्तंभीय रचना। इसको ये डी इसका राइट आंसर दिया गया है। किस मुग़ल बादशाह के काल में जो है मुग़ल जो चित्रकला है प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था? तो ये जहांगीर के टाइम की विशेषता है। यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा होने लग गया था उसके टाइम में। तो उसने क्या था, ये या था यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित हो गया था, और उसने ब्रिटिश महारानी को तैलीय चित्र उपहार स्वरूप भेजे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुग़ल शासक ने जो ब्रिटिश महारानी थी उसको तैलीय चित्र उपहार स्वरूप भेजे थे। और मुग़ल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का जो चित्रण है जहांगीर ने किया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, तो अगर आप ब्रिटिश महारानी की बात करते हो तो हमें पता है कि एलिजाबेथ जो प्रथम थी वो अकबर के टाइम में थी। अगर हम इस हिसाब से इसका आंसर लगाते तो इसका आंसर अकबर लगता है। अगर हमने चीज़ को यानी कि जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ा होगा तभी हम इस चीज़ का यानी कि आंसर दे पाएंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन ये जहांगीर इसका आंसर है। निम्नलिखित पेशवाओं को क्या है काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है? तो बालाजी जो बाजीराव हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, क्योंकि ये 1740 से 61 के बीच हुए हैं। बालाजी बाजीराव जो हैं ये फर्स्ट पे आएंगे, और जो माधवराव वन हैं ये आएंगे सेकंड पे। ये 1761 से लेके 1772 के बीच रहे हैं, सेकंड पे आएंगे। माधवराव नारायण राव तो ये आएंगे 1772 से लेके 74 तक। तो इनके बारे में हमें पता है कि ये लास्ट वाले जो हैं ये सबसे लास्ट पेशवा थे जो अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर लेते हैं। तो ये 1796 से लेके 1818 तक इनकी डेट है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? प्रतिफल क्या नहीं था? इसने जागीरदारों को एक वफादार वर्ग खड़ा किया, यानी कि इसने जागीरदारों को एक वफादार वर्ग बना लिया था, क्योंकि जो बंदोबस्त हुआ था वो ज़मींदारों से ही और जागीरदारों से ही हुआ था। तो इसने जागीरदारों को एक वफादार वर्ग कंपनी ने अपने लिए खड़ा कर लिए थे। तो काश्तकारों को ज़मींदारों की कृपा छोड़ दिया गया था, कृपा के ऊपर। तो बिल्कुल सही है। कंपनी की जो राजस्व वृद्धि प्रक्रिया थी
रुकावट आ गई, कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई, तो ये बिल्कुल सही दी गई है। राजस्व के अंदर रुकावट इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने कोई भी फिक्स नहीं किया था, यानी कि बंदोबस्त के अंदर, तो वो टाइम के अनुसार ये बढ़ा देते थे उस चीज़ को। कृषि उत्पादन को विशेष बल मिला, तो ये गलत हो जाएगा। कृषि में इतना उत्पादन नहीं किया गया क्योंकि जब ज़मीनें ही छीनने लग गई थी लोगों की और वो कर्जदार होने लग गए थे, तो उन्होंने खेती की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या करते, खेती को छोड़ करके जंगलों में छिपने लग गए, यानी कि जंगलों की तरफ भागने लग गए थे लोग। तो इसका ये राइट आंसर है। जॉन शोर जो है ज़मींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता है और 1786 में कॉर्नवालिस से लागू किया था इसको। ये यहाँ डेट गलत दी गई है, ये 1793 में लागू हुआ था, तो आप भी सही इसको पढ़ना अच्छे से। वर्ष 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था वेरलस्ट था। और जो वेरलस्ट था, ये इस समय क्या था, बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। और शेष का शासनकाल रॉबर्ट क्लाइव और कार्टियर के हैं, इनके बाद जो भी हुए हैं। हैदराबाद के निज़ाम राज्य का संस्थापक था, हैदराबाद के निज़ाम राज्य का संस्थापक चिनकिलिस खान 1724 के अंदर। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, इसकी उपाधि आसफ खान थी। तो ये कालानुक्रम के अनुसार इनको लगाना है, कौन सा किस टाइम पे हुआ है। तो ये आएगा फर्स्ट पे बगेरा विद्रोह, और ये आएगा सेकंड पे, और संथाल विद्रोह आएगा फोर्थ पे, और ये आएगा थर्ड पे। क्योंकि चोर और जो हो विद्रोह हुए हैं वो है 1820-22 में नागपुर के अंदर, बगेरा हुआ है 1818-19 में, और जो कोल विद्रोह हुए हैं 29 और 1839 के अंदर, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य में हुआ था। सितू और कानून ने नेतृत्व में हुआ था। किस चार्टर एक्ट से जो था भारतीय व्यापार का मार्ग जो था अंग्रेज़ों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया? तो ये एक्ट था 1813 का। और चाय और चीनी जो हुई थी 1833 के अंदर बंद हुई थी। दो कथन आए हैं, इनमें भी हमने राइट आंसर देखना है। ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था। देशी रियासतों की यहाँ बात कर रहा है। तो ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत जो है स्थान नहीं था। तो ये बिल्कुल सही दिए गए, क्योंकि कोई भी सुसंगत, यानी कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि इनके साथ कैसा रिलेशन रखा जाए, रियासतों के साथ इनको अपने नीचे रखा जाए या बराबर का दर्जा दिया जाए। और 3-4 नीतियाँ भी इन्होंने बनाई थी, जैसे रिंग फेंस की नीति, जो अधीनस्थ प्रतिज्ञा नीति, यानी कि अपने अंडर करना, समान अधीन समान संघ की नीति। तो नीतियों की डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। तो उनके अनुसार यहाँ पे हम इस चीज़ को सही कह सकते हैं कि ये सही दिया गया है कि कोई भी सुसंगत नीति यहाँ पे नहीं बनी थी। वे देसी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे। ये भी बात इन्होंने बिल्कुल सही है यहाँ क्वेश्चन की। और इस जो पारंपरिक शाही नीति ने भारत के जो है स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजन को पूरा किया। तो ये बिल्कुल यहाँ बात बिल्कुल जैनमन दी गई है, और जो है व्याख्या भी बिल्कुल सही हो रही है। यानी कि व्याख्या तो नहीं हो रही है, लेकिन जो बात है यहाँ पे पूरी इन्होंने सही अच्छे से दी है। वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? तो ये था फोक्सक्राफ्ट, जो यहाँ पे गवर्नर था मद्रास का। निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड का 1854 का जो डिस्पैच था उसको। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो ये किया गया था किंग्स जॉर्ज फिफ्थ के टाइम में, और उनके सम्मान में ये किया गया था। मुंबई के अंदर है ये, आप इसको डिटेल पढ़ सकते हो। निम्नलिखित वायसराय को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो इनके टाइम पीरियड के हिसाब से इनको हम लगाते हैं। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा थर्ड पे, जो है ये लॉरेंस आएगा, और इसके बाद आएगा डफरिन सेकंड, और रीडिंग आएगा थर्ड पे, विलिंगडन आएगा फोर्थ पे, क्योंकि 1931-32 के आसपास है। और जो रीडिंग रहा है ये रहा है 21 और 26 के मध्य, और लॉरेंस का काल है 1793 से 98, 1793 और 98 के बीच। और डफरिन का हमें पता ही है, ये कांग्रेस के टाइम पे था, तो 1885, 84, 88 के बीच इसका टाइम पीरियड है। 4-5 साल ये रहा है।
और इसके कथन पढ़िए। भारत राज्य आयोग ने रेखांकित किया है कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। जो भारतीय राज्य आयोग ने कहा है, ये कहा है कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च रहना चाहिए, ये सही दिया गया है। अंग्रेज़ों को नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया था, तो ये भी यहाँ बात सही हुई है और इसका राइट आंसर है। सही व्याख्या यहाँ पे दोनों कर रहे हैं इस चीज़ की। इन आयोगों को भी इसके डेट के हिसाब से लगाना है, तो सबसे पहले आएगा सैंडलर आयोग, जो आया था 1917 के आसपास, और राधा कृष्णन आएगा सेकंड पे, ये आया था 1700 यानी कि 1948 के आसपास, 48-49। और विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, इसका हमें पता है कि जो यूजीसी है 1956 में आई है, वैसे 53 में इसको पास कर दिया गया था। जो कोठारी आयोग आया था 1964 में आया था। तो आप चीज़ें याद रखिए ऐसे। एनी बेसेंट किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनती है, तो ये बनती है 17 के अंदर, और कलकत्ता अधिवेशन था वो, इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। इनको मैच करना है, इनके जो पत्र हैं इनसे। तो जो दादा भाई नौरोजी का है वो है रफ्त गुफ्तार, द्वारकानाथ विभूषण का है सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर का है इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, और JS अय्यर का है स्वदेश मित्रम। अय्यर से भी यहाँ हम इसको आइडिया लगा सकते हैं कि अय्यर मित्र। तो वेद समाज जो है केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, और उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया, तो ये थे धरला नायडू। 1867 के 71 की यहाँ बात हो रही है, KC धरला नायडू इनका नाम था। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजन बंगाल कई रास्तों पर चले गए थे, हर्बर्ट रिस्ले। और सेम जो क्वेश्चन है दोस्तों, डिट्टो क्वेश्चन जो है लास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ है, यह मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड टाइम, यहाँ पे इसको पढ़ रहा हूँ मैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हुए लंदन में इंडियन हाउस की यानी कि इंडिया हाउस की स्थापना की थी? ये की थी 1905 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, श्यामा कृष्ण वर्मा ने। इनकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। और इन्होंने क्या किया था, होम रूल जो इंडिया होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, इसकी प्रेरणा किन्होंने दी थी? ये थी इन्होंने को हिडमैन ने इनको यह प्रेरणा दी थी। और नेक्स्ट थोड़ा ब्लर हो गए हैं क्वेश्चन, मैं इनको आप बोलूँगा दोस्तों, आप इनको अच्छे से सुनना। निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक कर्मठ और सपनों के गूढ़ स्वप्न दृष्टा के का अनोखा संगम कहा है? ये कहा है सरोजिनी नायडू ने। आप मेरी आवाज़ को फॉलो कीजिए बस। वाइकोम सत्याग्रह जो आंदोलन है को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? तो ये किया था मंदिरों के द्वार निम्न जातियों और अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने के लिए, और ये हुआ था 1924 के अंदर। और 1925 में गांधी जी वहाँ गए और रानी जी से बात की थी, जो वहाँ की रानी थी। लेकिन क्या है, मंदिर का जो प्रवेश है वो अवर्णित रहा, इन्होंने सड़कें ही खुलवाई, ये आप याद रखिए। और यहाँ क्या करना है, विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ कूट भी दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से क्या है इसके अंदर सही हैं, तो सही ही हम पढ़ेंगे। पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। ये एक यहाँ सही दिया गया है। और ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है, ये यहाँ सही बात कर रहा है। और दोनों यहाँ गलत दिए गए हैं, ये तो ए इसका राइट आंसर दिया गया है। आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ सकते हो। दुर्रम की जो रिपोर्ट थी, पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेश को धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। तो यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई? तो ये की गई थी अफ्रीका में और एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर। तो ये तीनों जगहों पर ये चीज़ लागू थी। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि दुर्रम जो रिपोर्ट है वहाँ इंडिया के ऊपर भी इसको लागू करना चाहिए। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की जो पत्ती का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर। और आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट यह कब बना है। भारत में पूरा पाषाणिक जो उपकरण है सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं पूरा पाषाणिक उपकरण पलवरम से
और रॉबर्ट जो ब्रूस फूट थे, इन्होंने 1863 में मद्रास के पास एक हैंड एक्स इसको मिली थी, यानी कि हाथ कुल्हाड़ी मिली थी। पूरा जो वेताएँ हैं, यानी कि पूरा वेता है, इनको काल के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि सबसे पहले यही थे, और इन्होंने ही वो कौन सी सोसाइटी थी, एस्थेटिक सोसाइटी, जेम्स प्रिंसेप ने 1784 में स्थापना की, तो पहले यही बनेंगे। उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे जेम्स फर्ग्यूसन, ये सेकंड पे हैं, और फिर फोर्थ वाले ये थर्ड पे आएंगे। एडवर्ड थॉमस अलेक्जेंडर कनिंघम तो बिल्कुल लास्ट में आए हैं, ये कर्जन के टाइम में आए हैं, ये फोर्थ पे चले जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर मैच कर सकते हो। तो आप यहाँ इनके पुराने नाम दिए गए हैं और इनको आपस में मैच करना है। तो जो बरन है वो बुलंदशहर का पुराना नाम है बरन, और जो कराचिल है कुल्लू का पुराना नाम है कराचिल, कुल्लू को बोलते थे। बरन बुलंदशहर को, तबर हिंद जो बोलते थे बठिंडा को, पट्टन अनिलवाड़ा को। तो ये तो कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन जो है यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोज़मर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे। तो ये कहा है रिचर्ड्स ने। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि रिचर्ड्स यानी कि रिच, इसके हिसाब से भी यहाँ रिच वगैरह की ही बात हो रही है इसके अंदर, क्योंकि वो रिच थे इसलिए वो ऋण नहीं लेते थे, यही बात उन्होंने बोली है। और ये दी गई है यहाँ पे बुक्स, किसने कौन सी बुक लिखी है। तो कॉलिंस लॉरी लेपियर की जो बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होती है बुक। जूडिथ ब्राउन की है गांधी जो है राइज टू पावर। सलमान जो रुशिद है इनकी बुक है सेक्टोनिक वर्सेस। एच हडसन की है द ग्रेट डिवाइड बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया पाकिस्तान। तो ये इनकी बुक्स है। टिप्पणी किसने की कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकार होता है। तो ये की थी डेविड ह्यूम ने। इतिहास जो है उपन्यास से अधिक रुचिकार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कहीं भी एंट्रेंस देने जा रहे हो ये पीएचडी के लिए, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है वहाँ पे कहीं एग्ज़ाम के अंदर, और आगे भी आने इसके चांसेस हैं। अन्य विषयों के इतिहास के संबंध में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हम राइट ही देखेंगे और बी राइट दिए गए। लंबे समय तक जो है इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। तो ये यहाँ करेक्ट दिया गया है इतिहास के बारे में। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि आधुनिकवाद के विचार जो हैं ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा हैं। तो ये बात कर रहे थे आर्थर जो मार्विक हैं। सूची 1 को सूची 2 यानी कि बुक्स को यहाँ मैच करना है। मॉन्टेस्क्यू की रचना है द सीक्रेट ऑफ लॉज। दांते की है डिवाइड एंड कॉमेडी। रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैकियावेली की है द प्रिंस। और ये बुक्स फिर से आ गई हैं दोस्तों, इनको भी यहाँ मैच करना है। तो जो ये जैकब बर्खर्ड हैं, इन्होंने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाइसेंस इन इटली लिखी है। और इग्नेटस ऑफ लोयला, ये हैं द सोसाइटी ऑफ जीसस से संबंधित, यानी कि ये सोसाइटीज़ वगैरह थी इन्होंने जो बनाई थी, बुक्स नहीं है ये। जॉन कैल्विन ने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। एमेनुअल जो कॉन्ट है इन्होंने लिखी थी क्रिकेट ऑफ प्योर रीजन। तो दोस्तों ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करके जाना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, ताकि हमें भी इसके लिए मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।